हेलो बच्चों, लास्ट दो वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो डाली थी मैंने। ये लास्ट वीडियो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड और परचेज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है किस प्राइस पर? जिस प्राइस पर उसे हमने परचेज किया या एक्वायर किया है। मीन्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एसेट को उसकी जिस प्राइस पर हमने परचेज किया या एक्वायर किया उस प्राइस पर हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट, क्योंकि जो एक्विजिशन प्राइस है वो पास्ट से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमने पास्ट में उसको परचेज किया है। सो इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। दिस कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट की वैल्यूएशन का बेस होती है। But this principle doesn't mean that the asset will be continuously shown at acquired or purchased price in balance sheet। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस शीट में हम एसेट को जो है जिस प्राइस पर हमने परचेज किया था हमेशा जो है उसी प्राइस पर शो करते रहेंगे, नहीं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट्स। इन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एंड इन बैलेंस शीट एसेट इज शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। और बैलेंस शीट में हम एसेट को जो है उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके उस प्राइस पर दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि एंटिसिपेटेड मीन्स मतलब जो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस हो सकता है, एस्टिमेटिंग जो लॉसेज है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं। बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। लेकिन एस्टिमेटिंग जो गेन होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटिसिपेटेड जो लॉसेज है उसको तो रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, लेकिन एंटिसिपेटेड गेन या प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देते हैं। कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि अपने आप को सेफ करके चलना, यानी कि फ्यूचर में, यानी कि एक तरह से ये अपने आप को सेफ करके चलने की पॉलिसी है। फॉर दिस प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस। इस यही कारण है कि जो हमें लाइबिलिटीज हमें पता होती हैं, जो लॉसेस जो नॉन होते हैं उनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। यानी कि जो नॉन लाइबिलिटी है, जो लॉसेस है, उसके लिए हम प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। हालांकि कितनी अमाउंट वो उसकी होगी, यानी कि अमाउंट को हम सही डिटरमिन नहीं कर सकते, इतनी सर्टेनिटी नहीं होती। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि हाँ कितनी अमाउंट जो है सर्टेन होगी, लेकिन उसके लिए हम प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। जैसे कि डाउटफुल डेट्स के लिए हम प्रोविज़न बनाकर चलते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे डेटर्स होते हैं, अब हमें ये नहीं पता, हो सकता है कि हमें सारे डेटर से अमाउंट रिसीव हो जाए, हो सकता है ना हो, तो हम पहले से ही जो है हमें लगता है कि शायद कुछ डेटर्स हमारे डाउटफुल हो जाएंगे। मीन्स सभी डेटर से हो सकता है कि हमें अमाउंट रिसीव ना हो, तो जो हमें लगता है कि कुछ उसमें से डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। इसी तरह से प्रोविज़न फॉर पेंडिंग लॉ इज क्रिएटेड, कि अगर कोई हमारा केस चल रहा है और उसके लिए भी हम प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। हो सकता है कि वो केस हमारे फेवर में हो सकता है हमारे फेवर में ना हो। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की जो हम वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो लेस होती है उसी पर हम उसको शो करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको
पूरी तरह से डिस्क्लोज मतलब शो किया जाना चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले हैं उनके लिए जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाना चाहिए जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज की जानी चाहिए। Various items or facts which do not find place in accounting statement are shown in the balance sheet by way of footnote। बहुत सारी आइटम्स या फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जिसको हम जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हम शो नहीं करते, तो उसको हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के तरह से फुटनोट के रूप में लिखते हैं बाय वे ऑफ फुटनोट। कौन कौन सी होती है? सच एज जैसे कि कंटीजेंट लाइबिलिटी, और सेकंड इफ़ देयर इज़ चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर किसी तरह का चेंज हो रहा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के मेथड में हम चेंज कर रहे हैं या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के मेथड में हम चेंज कर रहे हैं। जैसे डेप्रिसिएशन जो है प्रोवाइड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन, बहुत सारे मेथड होते हैं। इसी तरह से स्टॉक के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, हीफो, जो अभी अब तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन जो हम बना रहे हैं वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने 5% प्रोविजन बनाया था, अब की बार जो है हम 6% या 10% प्रोविजन बनाना चाहते हैं। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कोई चेंज होता है, तो ये सारी आइटम्स जिसको हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट में शो नहीं करते, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें बतानी ज़रूरी होती है यूज़र्स को, तो उसको हम बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुटनोट के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट इज ए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। दिस प्रिंसिपल इज एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये जो प्रिंसिपल है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, उसका एक्सेप्शन है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में तो हम ये कहते हैं कि सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आइटम्स विच आर नॉट इम्पोर्टेंट और irrelevant to the users need not to be disclosed। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसी आइटम्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है या इरेलीवेंट है यूजर्स के लिए, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट। ऐसी अनइम्पोर्टेंट आइटम को या तो छोड़ देना चाहिए या और मर्ज्ड विद अदर आइटम्स, या फिर दूसरी आइटम के साथ उसको मर्ज कर देना चाहिए। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल बी ओवरबर्डन। नहीं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बेकार में ही ओवरबर्डन हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये जो प्रिंसिपल है नेट प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के लिए, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉस्ट की रेवेन्यू के साथ मैचिंग की जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। सबसे पहले हम रेवेन्यू को ढूंढते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितनी रेवेन्यू हो रही है, एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। उसके बाद उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, जितना हमारा खर्चा आ रहा है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि उसको हम देखते हैं कि कितनी कॉस्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जितना खर्चा हुआ है, शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। उसी पीरियड की रेवेन्यू से उसको चार्ज किया जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट को एक पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू के साथ ही हम मैच करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के डिटरमाइन के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आई थिंक आपको सारे प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की 3 वीडियो है, ये लास्ट वीडियो थी। आप 3 वीडियो में जो है पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है पूरे कवर हो चुके हैं। आई होप आपको सारी वीडियोस, सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको सारे नोट्स टेलीग्राम में आसानी से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।